नमस्ते। द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी की श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे चैप्टर 77, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, मतलब स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स। बिल्कुल, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण चैप्टर है। हाँ, ये संविधान के पार्ट 21 का हिस्सा है और इसमें आर्टिकल्स 371 से लेकर 371 जे तक आते हैं। कुल मिलाकर 12 राज्यों के लिए कुछ ना कुछ खास व्यवस्था की गई है। महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। हाँ, पूरी लिस्ट है। तो सवाल ये उठता है कि इन स्पेशल प्रोविजंस की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, इसके पीछे कई मकसद रहे हैं। एक तो कुछ राज्यों के जो पिछड़े इलाके हैं, जिन्हें हम बैकवर्ड रीजन्स कहते हैं, वहाँ के लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं, उनकी उम्मीदें, विकास को लेकर। हाँ, डेवलपमेंट नीड्स को लेकर उनको पूरा करना। दूसरा, कई राज्यों में आदिवासी समुदाय हैं, ट्राइबल पीपल, तो उनके जो खास कल्चरल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स हैं, उनकी संस्कृति, उनकी अर्थव्यवस्था, उनको प्रोटेक्ट करना, उनकी पहचान बचाए रखना। एग्जैक्टली। फिर कुछ मामलों में राज्यों के कुछ हिस्सों में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई थी, उससे निपटना भी एक कारण रहा। अच्छा, कानून व्यवस्था भी। हाँ, और कहीं-कहीं राज्य की जो स्थानीय लोग हैं, मतलब लोकल पीपल, उनके हितों की रक्षा करना, जैसे सरकारी नौकरियों में या शिक्षा में, ये भी एक उद्देश्य रहा है। तो मतलब हर राज्य के लिए वजह अलग-अलग रही है, ऐसा नहीं कि सबके लिए एक ही कारण था। बिल्कुल, वन साइज फिट्स ऑल वाला अप्रोच नहीं है। हर राज्य की अपनी यूनिक सिचुएशन, अपनी जरूरतें। और एक और दिलचस्प बात यह है, जैसा हमारे सोर्सेज बताते हैं, कि जब संविधान बना था 1950 में, तब ये प्रोविजंस थे ही नहीं, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं थे। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्हें बाद में जोड़ा गया। जरूरत के हिसाब से अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के जरिए, खासकर तब जब राज्यों का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। जैसे भाषा के आधार पर राज्य बने। हाँ, या फिर किसी यूनियन टेरिटरी को स्टेटहुड मिला, मतलब राज्य का दर्जा दिया गया, तब ये स्पेशल प्रोविजंस लाए गए। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कितना डायनामिक है, कितना फ्लेक्सिबल है, बदलती परिस्थितियों और जरूरतों के हिसाब से इवॉल्व होता रहा है। सही बात है। तो आज की इस बातचीत में हम शुरुआती कुछ आर्टिकल्स पर फोकस करेंगे, आर्टिकल्स 371 से लेके 371 ई तक। ठीक है, इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के प्रावधान आ जाएंगे। ओके, तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं आर्टिकल 371 से। ये महाराष्ट्र और गुजरात के गवर्नर्स को कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। हाँ, विशेष जिम्मेदारी, और ये जिम्मेदारियां प्रेसिडेंट की तरफ से सौंपी जाती हैं, मतलब प्रेसिडेंट ऑथराइज करते हैं। तो क्या हैं ये जिम्मेदारियां, क्या करना होता है गवर्नर को? आर्टिकल 371 के तहत प्रेसिडेंट महाराष्ट्र और गुजरात के गवर्नर्स को मुख्यतः 4 कामों के लिए ऑथराइज कर सकते हैं। 4 काम, ओके। पहला, अलग डेवलपमेंट बोर्ड्स की स्थापना करना। महाराष्ट्र के लिए विदर्भा, मराठावाड़ा और बाकी महाराष्ट्र के लिए, और गुजरात के लिए सौराष्ट्र, कच्छ और बाकी गुजरात के लिए। अच्छा, अलग-अलग रीजन्स के लिए अलग बोर्ड्स, क्यों? देखिए, अक्सर ये होता है कि एक बड़े राज्य में कुछ इलाके डेवलपमेंट में पीछे रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जैसे महाराष्ट्र में विदर्भा, मराठावाड़ा, या गुजरात में सौराष्ट्र, कच्छ। हाँ, ये रीजनल इम्बैलेंसेस की बात तो सुनते हैं हम। बिल्कुल। तो ये बोर्ड्स बनाने का मकसद है कि इन पिछड़े माने जाने वाले इलाकों पर टारगेटेड फोकस हो, उनके लिए अलग से प्लानिंग हो, फंडिंग हो। जैसे घर में अलग-अलग बच्चों की अलग जरूरतें होती हैं, वैसा ही कुछ। ठीक है, ये समझ आया। दूसरा पॉइंट? दूसरी बात, ये व्यवस्था करना कि इन डेवलपमेंट बोर्ड्स का कामकाज कैसा चल रहा है, इसकी एक सालाना रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने रखी जाए। अच्छा, विधानसभा के सामने, ट्रांसपेरेंसी के लिए। हाँ, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी दोनों के लिए। पता तो चले कि बोर्ड्स काम कर भी रहे हैं या नहीं, पैसा कहाँ जा रहा है, जमीन पर क्या असर हो रहा है। एक तरह से इन क्षेत्रों की एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट है ये। राइट। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा है डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर के लिए फंड्स का इक्विटेबल एलोकेशन, मतलब विकास के लिए जो पैसा है राज्य का, उसका न्याय संगत बंटवारा हो। यानी बराबर नहीं, जरूरत के हिसाब से। हाँ, न्याय संगत मतलब जरूरत के हिसाब से। ये सुनिश्चित करना कि इन पिछड़े क्षेत्रों को उनका वाजिब हिस्सा मिले। ऐसा ना हो कि सारा पैसा पहले से डेवलप्ड इलाकों में ही खर्च होता रहे। ये गवर्नर की जिम्मेदारी है कि एलोकेशन इक्विटेबल हो, वरना असंतोष बढ़ सकता है। रीजनल बैलेंस जरूरी है। ओके, और चौथा? चौथा पॉइंट जुड़ा है एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट से।
इन क्षेत्रों के लोगों के लिए टेक्निकल एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग की पर्याप्त सुविधाएं हों। स्किल डेवलपमेंट। हाँ, स्किल डेवलपमेंट। और साथ ही राज्य सरकार की नौकरियों में, स्टेट सर्विसेज में रोजगार के एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज के लिए इक्विटेबल अरेंजमेंट करना। इसका मतलब क्या हुआ? रिजर्वेशन हो सकता है, जैसे इन इलाकों के स्टूडेंट्स के लिए प्रोफेशनल कॉलेजेस में कुछ सीटें रिजर्व करना, या वहां नए ट्रेनिंग सेंटर्स खोलना, या सरकारी नौकरियों में इन क्षेत्रों के कैंडिडेट्स को कुछ प्रेफरेंस देना। बेसिकली सबको बराबरी का मौका मिले आगे बढ़ने का। समझ गई। तो ये चारों प्रावधान मिलकर महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ खास इलाकों के डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं। हाँ, उनके बैलेंस डेवलपमेंट पर। और ये भी याद रखना होगा कि आर्टिकल 371 को 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 और फिर बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 से मॉडिफाई किया गया था। बिल्कुल, जब महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बने। और पहले आंध्र प्रदेश भी इसी में था, लेकिन 32nd अमेंडमेंट एक्ट 1973 से उसे हटाकर उसके लिए नए आर्टिकल्स 371D और 371E लाए गए। हाँ, उस पर हम बाद में आएंगे। ठीक है, अब चलते हैं नागालैंड की ओर। आर्टिकल 371A ये 13th अमेंडमेंट एक्ट 1962 से जोड़ा गया। यहाँ मामला महाराष्ट्र गुजरात से बिल्कुल अलग लगता है ना? हाँ, बिल्कुल अलग। आर्टिकल 371A नागालैंड की जो बहुत ही यूनिक हिस्टोरिकल और कल्चरल बैकग्राउंड है उसको दर्शाता है। ये सिर्फ डेवलपमेंट बोर्ड्स की बात नहीं है, इसमें नागा समाज और उनकी पहचान को सुरक्षित रखने पर बहुत जोर है। कैसे? क्या प्रोविजंस हैं इसमें? सबसे पहली और शायद सबसे खास बात यह है कि पार्लियामेंट का बनाया हुआ कोई भी कानून, केंद्र का कानून, हाँ, पार्लियामेंट का एक्ट, वो 4 खास मामलों में नागालैंड पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि नागालैंड की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हाँ ना कर दे। अरे, ये कौन से 4 मामले हैं? ये हैं नागाओं की धार्मिक या सामाजिक प्रथाएं, मतलब रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस, नागा प्रथागत कानून और प्रक्रिया, यानी नागा कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर। कस्टमरी लॉ मतलब उनके अपने पारंपरिक कानून। हाँ, उनके अपने पारंपरिक तरीके। तीसरा, सिविल और क्रिमिनल जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें नागा कस्टमरी लॉ के हिसाब से फैसले होते हों। और चौथा, जमीन और उसके संसाधनों का ओनरशिप और ट्रांसफर। जमीन का मामला, ये तो बहुत सेंसिटिव होता है। बिल्कुल। तो इन 4 मामलों में स्टेट असेंबली की सहमति जरूरी है। ये नागा पहचान उनकी परंपराओं, उनके न्याय के तरीकों और उनकी जमीन पर उनके अधिकार को सीधी सुरक्षा देता है। ये तो वाकई बहुत सिग्निफिकेंट प्रोटेक्शन है। और क्या है इस आर्टिकल में? दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान है नागालैंड के गवर्नर की स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। अच्छा। जब तक नागालैंड में हॉस्टाइल नागाज, मतलब जो हथियारबंद विद्रोही गुट थे, उनकी वजह से इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की स्थिति बनी रहती है, तब तक राज्य में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की विशेष जिम्मेदारी गवर्नर की होगी। मतलब गवर्नर के पास ज्यादा पावर होगी? हाँ, इस जिम्मेदारी को निभाते हुए गवर्नर अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से सलाह तो लेंगे, पर अपना इंडिविजुअल जजमेंट इस्तेमाल करेंगे और उनका फैसला फाइनल माना जाएगा, उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। ये तो काफी स्ट्रांग पावर है गवर्नर के पास। हाँ, ये उस समय की जरूरत थी जब इंसर्जेंसी बहुत ज्यादा थी। गवर्नर एक तरह से केंद्र के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करते हैं। हाँ, प्रेसिडेंट चाहें तो ये स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म भी कर सकते हैं। मतलब ये परमानेंट नहीं है, सिचुएशन सुधरने पर हट सकती है। ओके, तीसरा पॉइंट। तीसरा है फाइनेंशियल मैटर से जुड़ा। गवर्नर को यह इंश्योर करना है कि केंद्र सरकार ने अगर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए पैसा दिया है, मान लीजिए सड़क बनाने के लिए, तो वो सड़क पर ही खर्च हो। वो पैसा उसी काम के डिमांड फॉर ग्रांट में शामिल हो और उसी पे खर्च हो, राज्य सरकार उसे कहीं और डाइवर्ट ना कर दे। जी। जैसे बच्चों को ट्यूशन फीस के पैसे मिले तो ट्यूशन में ही जाएं। हाँ, सही कहा। अकाउंटेबिलिटी। चौथा पॉइंट ट्यूएनसांग जिले से जुड़ा है। ट्यूएनसांग नागालैंड का एक जिला है। आर्टिकल 371A का एक बड़ा हिस्सा इसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है। ट्यूएनसांग के लिए अलग से क्यों? हाँ, इसके लिए 35 सदस्यों वाली एक रीजनल काउंसिल बनाने का प्रावधान है। इस काउंसिल की कंपोजिशन, मेंबर्स का चुनाव, क्वालिफिकेशन, टेन्योर, सैलरी वगैरह सब नियम गवर्नर बनाएंगे। अच्छा। और एक खास बात, ट्यूएनसांग जिले के जो डिप्यूटी कमिश्नर होते हैं वो इस काउंसिल के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। सरकारी अधिकारी चेयरमैन, इंटरेस्टिंग। हाँ, और ये इसलिए क्योंकि ट्यूएनसांग शायद ऐतिहासिक रूप से और डेवलपमेंट के लिहाज से बाकी नागालैंड से कुछ अलग रहा है। तो इसके लिए और भी स्पेशल प्रोविजंस थे? हाँ, नागालैंड बनने के बाद पहले 10 साल के लिए, या जिसे गवर्नर रीजनल काउंसिल की सलाह पर बढ़ा सकें, ट्यूएनसांग के लिए और भी ज्यादा स्पेशल प्रोविजंस थे। वो बहुत यूनिक हैं। क्या थे वो? पहला, ट्यूएनसांग जिले का एडमिनिस्ट्रेशन सीधे गवर्नर चलाएंगे। दूसरा,
केंद्र से जो पैसा मिलेगा उसका त्युएनसांग और बाकी नागालैंड के बीच इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नर अपने डिस्क्रेशन से करेंगे। गवर्नर के डिस्क्रेशन से? हाँ। तीसरा, नागालैंड विधानमंडल का बनाया कोई कानून त्युएनसांग पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक गवर्नर रीजनल काउंसिल की सिफारिश पर ऐसा निर्देश ना दे। मतलब स्टेट का कानून भी सीधे लागू नहीं। चौथा, गवर्नर त्युएनसांग गले की पीस, प्रोग्रेस और गुड गवर्नमेंट के लिए रेगुलेशंस बना सकते हैं, और ये रेगुलेशंस इतने पावरफुल हो सकते हैं कि वो पार्लियामेंट के किसी एक्ट या उस जिले में लागू किसी और कानून को भी रिपील या अमेंड कर सकते हैं। बाप रे, गवर्नर के पास लेजिस्लेटिव पावर। ऑलमोस्ट। पांचवां, राज्य की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में एक मंत्री खास तौर पर त्युएनसांग अफेयर्स के लिए होगा, जो वहीं के एमएलएज में से चुना जाएगा। छठा, त्युएनसांग से जुड़े सभी मामलों में अंतिम फैसला गवर्नर का उनके डिस्क्रिशन पर होगा। और सातवां सबसे अनोखा है, नागालैंड विधानसभा में त्युएनसांग जिले के सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते थे, बल्कि उन्हें ये रीजनल काउंसिल चुनती थी। इनडायरेक्ट इलेक्शन विधानसभा के लिए। ये तो सच में बहुत ही यूनिक अरेंजमेंट है, राज्य के अंदर एक और अलग व्यवस्था। बिल्कुल, ये दिखाता है कि भारत की डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने के लिए संविधान कितने फ्लेक्सिबल सॉल्यूशंस अपना सकता है। यूनिफॉर्मिटी हमेशा जरूरी नहीं। सही बात है। अच्छा, नागालैंड से आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं असम और मणिपुर की। असम के लिए है आर्टिकल 371B, जो 22nd अमेंडमेंट एक्ट 1969 से आया। इसमें क्या है? आर्टिकल 371B असम के लिए है। ये प्रेसिडेंट को अधिकार देता है कि वो असम लेजिस्लेटिव असेंबली की एक कमिटी बनाने का प्रावधान करे। सदस्य होंगे जो राज्य के ट्राइबल एरिया से चुनकर आए हैं, और साथ में कुछ और सदस्य भी हो सकते हैं जिन्हें प्रेसिडेंट स्पेसिफाई करें। ये ट्राइबल एरियाज कौन से हैं? ये वही हैं जो संविधान की 6th शेड्यूल में आते हैं, जैसे नॉर्थ कचार हिल्स डिस्ट्रिक्ट, अब डीमा हसाओ, कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट और बोडोलैंड टेरिटोरियल एरियाज डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, 6th शेड्यूल वाले इलाके। तो इस कमेटी का मकसद क्या है? मकसद ये है कि इन आदिवासी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की विधानसभा के भीतर एक आवाज हो, उनके हितों से जुड़े मामलों पर वो मिलकर विचार कर सकें। असम की जो कॉम्प्लेक्स एथनिक बनावट है, उसको देखते हुए ये जरूरी समझा गया। ठीक है, मतलब लेजिस्लेचर के अंदर ही ट्राइबल रिप्रेजेंटेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज करना। अब मणिपुर पर आते हैं। आर्टिकल 371C, जो 27th अमेंडमेंट एक्ट 1971 से आया, क्या ये असम जैसा है? मणिपुर का आर्टिकल 371C असम के 371B से मिलता जुलता है, पर कुछ अलग भी है और शायद ज्यादा स्पेसिफिक भी। इसमें 4 मुख्य बातें हैं। ओके, क्या है वो? पहली, असम की तरह ही प्रेसिडेंट मणिपुर विधानसभा की एक कमेटी बनाने का प्रावधान कर सकते हैं, जिसमें राज्य के हिल एरियाज से चुने गए सदस्य होंगे। यहाँ ट्राइबल एरियाज की जगह हिल एरियाज शब्द इस्तेमाल हुआ है। मणिपुर में हिल वैली का मुद्दा महत्वपूर्ण है। हाँ, और प्रेसिडेंट आदेश द्वारा तय करते हैं कि कौन से एरियाज हिल एरियाज माने जाएंगे। दूसरी बात जो असम से अलग है, प्रेसिडेंट इस कमेटी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए गवर्नर को स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप सकते हैं। मतलब गवर्नर की सीधी निगरानी। हाँ, सीधी जिम्मेदारी कि कमेटी ठीक से काम करे। तीसरी बात, गवर्नर को हिल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में प्रेसिडेंट को हर साल एक एनुअल रिपोर्ट भेजनी होती है। अच्छा, राष्ट्रपति को रिपोर्ट। हाँ, और चौथी बात, सेंट्रल गवर्नमेंट पहाड़ी क्षेत्रों के एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दे सकती है। केंद्र सरकार निर्देश दे सकती है राज्य सरकार को। हाँ, ये केंद्र को मणिपुर के पहाड़ी इलाकों के प्रशासन में सीधा हस्तक्षेप करने की शक्ति देता है, जो असम वाले प्रावधान में नहीं है। तो मणिपुर का प्रावधान थोड़ा ज्यादा इंटरवेंशनिस्ट लगता है। ये तो है। केंद्र और गवर्नर की भूमिका ज्यादा मजबूत दिखती है मणिपुर में हिल एरियाज को लेकर। चलिए अब दक्षिण की तरफ चलते हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आर्टिकल्स 371D और 371E। हाँ, ये 32nd अमेंडमेंट एक्ट 1973 से जोड़े गए थे। तब आंध्र प्रदेश एक ही राज्य था, और जैसा सोर्स में लिखा है, 2014 में जब आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ तो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत आर्टिकल 371D को नए बने तेलंगाना राज्य पर भी लागू कर दिया गया। करेक्ट। ये आर्टिकल 371D काफी चर्चित रहा है। इसमें क्या खास बात है? आर्टिकल 371D वाकई बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन के मामले में रीजनल बैलेंस बनाने के लिए। इसका बैकग्राउंड क्या था? इसका बैकग्राउंड आंध्र प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों, तटीय आंध्रा, रायलसीमा और तत्कालीन तेलंगाना के बीच नौकरियों और शिक्षा के अवसरों को लेकर जो तनाव और असंतोष था, वो था।
लोगों को लगता था कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। अच्छा, तो ये उसका समाधान करने के लिए लाया गया। हाँ, उसी कोशिश में इसकी मुख्य बातें हैं। पहली, प्रेसिडेंट को यह अधिकार दिया गया है कि वो राज्य के अलग-अलग हिस्सों के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज और फैसिलिटीज सुनिश्चित करें। इक्विटेबल मतलब? इक्विटेबल मतलब न्याय संगत, जरूरत के हिसाब से, ताकि हर क्षेत्र को लगे कि उसे उसका हक मिल रहा है। और इसके लिए राज्य के अलग-अलग हिस्सों के लिए अलग-अलग प्रावधान किए जा सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात? राज्य के अलग-अलग हिस्सों के लिए सिविल पोस्ट के लोकल कैडरेस बनाएं। लोकल कैडरेस मतलब कुछ नौकरियां किसी खास इलाके के लिए। हाँ, एक तरह से। और इन लोकल कैडरेस में सीधी भर्ती, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का प्रावधान किया जा सकता है। प्रेसिडेंट ये भी तय कर सकते हैं कि किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए कौन सा इलाका लोकल एरिया माना जाएगा। अच्छा। और फिर इन लोकल कैडरेस की नौकरियों में या शिक्षण संस्थानों में एडमिशन के लिए स्थानीय लोगों को कितनी प्रेफरेंस या रिजर्वेशन दी जाएगी और उसका तरीका क्या होगा, ये भी प्रेसिडेंट तय कर सकते हैं। ये तो सन्स ऑफ द सॉइल वाली बात हो गई, स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण। हाँ, ये उसी भावना को एड्रेस करता है ताकि स्थानीय लोगों को अपने ही क्षेत्र में अवसर मिले। लेकिन हाँ, इसका बैलेंस नेशनल इंटीग्रेशन और मेरिट के साथ बनाना होता है। वो तो है। तीसरी बात क्या है 371D में? तीसरी बात है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की स्थापना। प्रेसिडेंट राज्य में सरकारी नौकरियों में अपॉइंटमेंट, अलॉटमेंट या प्रमोशन से जुड़े कुछ खास तरह के डिस्प्यूट्स और ग्रीवियंसेस के निपटारे के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बना सकते हैं। हाई कोर्ट की जगह? हाँ, खास बात यह है कि यह ट्राइब्यूनल राज्य के हाई कोर्ट के दायरे से बाहर काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र बना रहेगा, पर बाकी अदालतें दखल नहीं देंगी। मकसद था सर्विस मैटर्स का तेजी से निपटारा करना। अच्छा, एक स्पेशलाइज्ड फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसा। हाँ, और प्रेसिडेंट इसे अबॉलिश भी कर सकते हैं। हाँ, जब उन्हें लगे कि इसकी जरूरत नहीं रही। ओके। और आर्टिकल 371E वो छोटा सा है शायद। हाँ, आर्टिकल 371E बहुत सीधा सा प्रावधान है। ये पार्लियामेंट को अधिकार देता है कि वो आंध्र प्रदेश राज्य में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए कानून बनाए। बस इतना ही। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, शायद उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। हाँ, संभवतः यही उद्देश्य रहा होगा। तो ये थे आर्टिकल 371 से 371E तक के प्रावधान महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए। कितनी वैरायटी है इनमें। बिल्कुल, कहीं रीजनल डेवलपमेंट, कहीं कल्चरल प्रोटेक्शन, कहीं लॉ एंड ऑर्डर, कहीं रिप्रेजेंटेशन, कहीं लोकल इंटरेस्ट्स। हर राज्य की अपनी जरूरत के हिसाब से अलग समाधान। ये भारतीय संघवाद की खूबसूरती है शायद। हाँ, ये दिखाता है कि हमारा सिस्टम कितना न्यूआंस्ड और फ्लेक्सिबल है। नेशनल यूनिटी के साथ साथ रीजनल डाइवर्सिटी को भी जगह देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम अगले राज्य सिक्किम के लिए जो प्रोविजंस हैं उन पे चर्चा करते हैं। हाँ, सिक्किम काफी इंटरेस्टिंग केस है। ये वो खास प्रोविजंस हैं जो संविधान ने कुछ राज्यों को उनकी यूनिक सिचुएशंस के हिसाब से दिए हैं। बिल्कुल। सिक्किम का मामला जैसा आपने कहा इंटरेस्टिंग है। 1975 में 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये प्रोविजंस आए। हाँ, जब सिक्किम पूरी तरह से भारत का हिस्सा बना, एक एसोसिएट स्टेट से फुल फ्लेज स्टेट। तो इसके लिए संविधान में एक नया आर्टिकल 371F जोड़ा गया। अब देखते हैं इसमें क्या खास बातें हैं सिक्किम के लिए। पहली चीज, सिक्किम की लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होंगे। हाँ, 30 मेंबर्स। ये संख्या कम लग सकती है अगर हम बड़े राज्यों से कंपेयर करें। हाँ, वही तो। जैसे यूपी या महाराष्ट्र के मुकाबले तो बहुत ही कम है ना। हाँ, पर ये राज्य की आबादी और उसकी जो पहाड़ी थोड़ी मुश्किल ज्योग्राफी है उसको रिफ्लेक्ट करती है। अच्छा। कई छोटे राज्यों में ये मिनिमम सदस्य संख्या तय की जाती है ताकि रिप्रेजेंटेशन तो हो, लेकिन असेंबली बहुत बड़ी और अनमैनेजेबल ना हो जाए। समझ गई। 30 सदस्य मतलब हर एमएलए एक काफी बड़ी आबादी या क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता होगा, जो अपने आप में एक चैलेंज भी है। राइट। दूसरी बात, लोकसभा में सिक्किम के लिए सिर्फ एक सीट है। एक सीट। और पूरा राज्य ही एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मतलब 1 स्टेट 1 MP। ये भी सीधे सीधे आबादी से जुड़ा हुआ है। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल यही है कि रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में होना चाहिए। हाँ। सिक्किम की आबादी के हिसाब से एक लोकसभा सीट बनती है। जरूरी यह है कि उनकी आवाज संसद तक पहुंचे, चाहे वो एक ही सदस्य के जरिए क्यों ना हो। बिल्कुल। अब आता है वो पॉइंट जो सिक्किम को शायद सबसे यूनिक बनाता है। कौन सा? वहाँ की आबादी में जो अलग अलग सेक्शंस हैं, जैसे भूटिया, लेप्चा, नेपाली समुदाय, उनके राइट्स और इंटरेस्ट की रक्षा के लिए पार्लियामेंट को स्पेशल पावर्स दी गई हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्यों इतना जरूरी समझा गया? देखिए, सिक्किम जब भारत में शामिल हुआ तो उसकी अपने एक बहुत डिस्टिंक्ट
कल्चरल और एथनिक आइडेंटिटी थी। इन समुदायों के अपने हित थे, अपनी चिंताएं थीं। हाँ, हिस्ट्री अलग रही है। बिल्कुल। इंटीग्रेशन का मतलब ये नहीं था कि उनकी पहचान खत्म हो जाए। इसलिए पार्लियामेंट को यह शक्ति दी गई कि वो एक संतुलन बना सके। इसमें दो मुख्य बातें हैं। क्या है वो दो बातें? पहला, पार्लियामेंट सिक्किम विधानसभा में कुछ सीटें इन वर्गों के उम्मीदवारों के लिए रिजर्व कर सकती है। रिजर्व मतलब? यानी उन सीटों पर सिर्फ उसी समुदाय का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है जिसके लिए वो आरक्षित है। ओके, और दूसरा? दूसरा, पार्लियामेंट उन विधानसभा क्षेत्रों का डिलिमिटेशन यानी सीमांकन इस तरह कर सकती है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज खास तौर पे इन्हीं वर्गों के लिए हों। मतलब उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज से ज्यादातर उम्मीद यही होगी कि उन्हीं वर्गों के उम्मीदवार जीते? हाँ, जहां से केवल इन्हीं वर्गों के उम्मीदवार चुनाव लड़ सकें, ये सुनिश्चित किया जा सके। अच्छा, तो ये एक तरह का पॉलिटिकल सेफगार्ड है। ये इंश्योर करने के लिए कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज या खास एथनिक ग्रुप्स की आवाज विधानसभा में दब न जाए। बिल्कुल। जैसे हम देखते हैं SC/ST रिजर्वेशन होता है, ये कुछ वैसा ही है, पर सिक्किम के स्पेसिफिक सोशल फैब्रिक के लिए टेलर्ड। एकदम सही। ये अफर्मेटिव एक्शन का ही एक रूप है जो सिक्किम की जमीनी हकीकत को एड्रेस करता है। इसका मकसद पॉलिटिकल प्रोसेस में इंक्लूजन लाना था। और ये दिखाता भी है कि भारतीय संविधान कितना फ्लेक्सिबल है। वो यूनिफॉर्म रूल्स थोपने की बजाय डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने की कोशिश करता है। सही बात है। हाँ, ये जरूर है कि इस तरह के प्रावधान कभी-कभी इक्वालिटी के प्रिंसिपल पर सवाल खड़े करते हैं। हाँ, वो बहस तो रहती है। लेकिन यहाँ तर्क ये है कि सब्सटेंटिव इक्वालिटी लाने के लिए, मतलब वास्तविक बराबरी लाने के लिए, कभी-कभी फॉर्मल इक्वालिटी से हटना पड़ता है। इंटरेस्टिंग पॉइंट। हाँ। चौथी बात पर आते हैं। हाँ गवर्नर की स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, गवर्नर का रोल। किस लिए? शांति बनाए रखने के लिए और सिक्किम के सभी वर्गों के सोशल और इकोनॉमिक एडवांसमेंट के लिए एक इक्विटेबल अरेंजमेंट सुनिश्चित करने के लिए। बिल्कुल। मतलब गवर्नर का रोल यहाँ सिर्फ सेरेमोनियल नहीं है जैसा कई बार लगता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और खास बात यह है कि इस जिम्मेदारी को निभाते हुए गवर्नर अपने विवेक यानी डिस्क्रेशन से काम करेंगे। अच्छा, अपने विवेक से? हाँ, उन्हें प्रेसिडेंट के डायरेक्शंस तो फॉलो करने होंगे, लेकिन वो राज्य के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है इन मामलों में। ओह, ये तो सामान्य स्थिति से काफी अलग है। हाँ, ये गवर्नर को काफी पावर देता है, खासकर तब जब अलग-अलग समुदायों के हितों में टकराव की आशंका हो। गवर्नर यहाँ एक तरह से इम्पार्शियल अंपायर की भूमिका में आ जाते हैं। जैसे कभी-कभी घर में बड़े बुजुर्ग को जिम्मेदारी दी जाती है ना कि देखो भाई, जायदाद का बंटवारा ठीक से हो, किसी के साथ नाइंसाफी ना हो और घर में शांति बनी रहे। कुछ वैसा ही कॉन्स्टिट्यूशनल रोल। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। एनालॉजी ठीक है। उद्देश्य यही है कि डेवलपमेंट का फायदा सब तक पहुंचे, कोई पीछे ना छूटे और शांति बनी रहे। अक्सर इनइक्वालिटीज ही तो कॉन्फ्लिक्ट की जड़ होती है। सही कहा। और आखिरी पॉइंट सिक्किम के लिए, प्रेसिडेंट किसी भी सेंट्रल लॉ को सिक्किम में लागू करते समय उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस या रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण फ्लेक्सिबिलिटी है। मतलब ये जरूरी नहीं कि हर केंद्रीय कानून जैसा दिल्ली में बना वैसा का वैसा ही सिक्किम में लागू हो जाए। अच्छा। हाँ, प्रेसिडेंट उसे सिक्किम की लोकल नीड्स, वहां के रिवाजों, खासकर जैसे जमीन से जुड़े पारंपरिक नियम हैं, उनके हिसाब से अडेप्ट कर सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं। कोई उदाहरण दे सकते हैं? मान लीजिए कोई नेशनल लैंड एक्विजिशन लॉ है, हो सकता है वो सिक्किम के कम्युनिटी लैंड ओनरशिप सिस्टम से क्लैश करे, तो प्रेसिडेंट उसे मॉडिफाई करके लागू कर सकते हैं ताकि स्थानीय हितों की रक्षा हो सके। समझ गए। ये दिखाता है कि इंटीग्रेशन का मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं है। एग्जैक्टली। अडेप्टेशन एंड अकोमोडेशन। तो सिक्किम की कहानी काफी न्यूआंस्ड है। अब चलते हैं नॉर्थ ईस्ट में ही एक और राज्य की तरफ, मिजोरम। हाँ, मिजोरम। आर्टिकल 371G, ये 1986 में 53rd अमेंडमेंट से आया। ये मिजो अकॉर्ड का नतीजा था ना, जो शांति समझौता हुआ था। बिल्कुल, ये मिजो पीस अकॉर्ड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक पिलर है। मिजोरम के प्रोविजंस उसकी अपनी हिस्ट्री और मिजो लोगों की एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। यहाँ फोकस मिजो आइडेंटिटी और कल्चर की प्रोटेक्शन पर बहुत ज्यादा है। हाँ, इसमें तो साफ लिखा है कि पार्लियामेंट के बनाए कुछ कानून मिजोरम पर तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि मिजोरम की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली खुद उन्हें पास न कर दे। हाँ, ये बहुत बड़ा पावर है स्टेट असेंबली के पास। ये कौन से मामले हैं जिन पर ये लागू होता है? पहला, मिजो लोगों की धार्मिक या सामाजिक प्रथाएं, रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस। सोचिए, इसका मतलब है कि उनके रीति रिवाज, उनके त्योहार, उनके सोशल नॉर्म्स पर केंद्र सीधे दखल नहीं दे सकता। स्टेट असेंबली तय करेगी कि कोई नेशनल लॉ उनके कस्टम्स के साथ छेड़छाड़ तो नहीं कर रहा,
ये उनकी कल्चरल ऑटोनॉमी की गारंटी एक तरह से। दूसरा, मीजो कस्टमरी लॉ और प्रोसीजर। उनके जो अपने पारंपरिक कानून हैं, न्याय करने के तरीके हैं, जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, उन्हें संवैधानिक मान्यता मिली है। पार्लियामेंट का कानून इन्हें ऑटोमेटिकली ओवरराइड नहीं कर सकता। स्टेट असेंबली की सहमति जरूरी है। तीसरा, सिविल और क्रिमिनल जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें मीजो कस्टमरी लॉ के हिसाब से फैसले हों। इसका मतलब है कि कम्युनिटी लेवल पर उनके अपने कस्टमरी लॉज के आधार पर न्याय हो सकता है। ये दिखाता है कि फॉर्मल लीगल सिस्टम के साथ साथ ट्रेडिशनल जस्टिस सिस्टम्स को भी जगह दी गई है। ये काफी यूनिक है। और चौथा, ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड, भूमि का स्वामित्व और हस्तांतरण। ये शायद सबसे क्रिटिकल पॉइंट है कई मायनों में। जैसा हमने सिक्किम के संदर्भ में भी इशारा किया था, यहाँ ये एक्सप्लिसिट है। ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए जमीन सिर्फ एक इकोनॉमिक एसेट नहीं होती। हाँ, वो उनकी पहचान से जुड़ी होती है। बिल्कुल, वो उनकी पहचान, संस्कृति, कम्युनिटी लाइफ का केंद्र होती है। ये प्रोविजन मिजो कम्युनिटी को उनकी जमीनों से बेदखल होने से बचाता है, खासकर बाहरी लोगों द्वारा लैंड एलियनेशन के खतरे से। ये कम्युनिटी कंट्रोल को मजबूत करता है। तो बेसिकली इन 4 मामलों में स्टेट असेंबली इज द बॉस, नॉट द पार्लियामेंट। ये तो जबरदस्त ऑटोनॉमी है। हाँ, है। मतलब राज्य अपनी पहचान से जुड़े मामलों में खुद फैसले लेगा। ये कुछ वैसा है जैसे किसी मल्टीनेशनल कंपनी में लोकल ब्रांच को अपने रीजन के कल्चर के हिसाब से मार्केटिंग या HR पॉलिसी बनाने की छूट होती है। थोड़ी वैसी एनालॉजी दिलचस्प है। हाँ, ये दिखाता है कि इंडियन फेडरलिज्म कितना एसिमेट्रिक और फ्लेक्सिबल हो सकता है। ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्स्टिट्यूशनल मैनिफेस्टेशन है। वन साइज फिट्स ऑल का अप्रोच नहीं है। सही। बल्कि जरूरत के हिसाब से टेलर मेड सॉल्यूशंस है। और मिजोरम विधानसभा में कम से कम 40 सदस्य होंगे, सिक्किम से 10 ज्यादा। हाँ, 40। ठीक है। अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश पर। आर्टिकल 371H, ये भी 1986 में ही आया 55th अमेंडमेंट से। हाँ, उसी दौर में। यहाँ क्या खास है? अरुणाचल में फोकस फिर से गवर्नर की स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर है, लेकिन सिक्किम से अलग कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा, क्या अलग है? यहाँ गवर्नर की जिम्मेदारी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए है। ये बहुत स्पेसिफिक पावर दी गई है। लॉ एंड ऑर्डर। ओके। ठीक है। और इसे निभाते हुए गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से कंसल्ट तो करेंगे, सलाह लेंगे, लेकिन फैसला अपने इंडिविजुअल जजमेंट के आधार पर लेंगे और उनका फैसला फाइनल होगा। इंडिविजुअल जजमेंट, ये डिस्क्रेशन से अलग है। शब्द अलग इस्तेमाल हुआ है, इंडिविजुअल जजमेंट। ये शायद और भी ज्यादा पर्सनल डिसीजन मेकिंग पावर दिखाता है। डिस्क्रेशन में फिर भी कुछ गाइडलाइंस हो सकती हैं। इंडिविजुअल जजमेंट ज्यादा सब्जेक्टिव लग सकता है। मतलब सलाह लो पर करो अपने मन की, अगर लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है तो। ये सिक्किम वाले डिस्क्रेशन से कितना अलग है? सिक्किम में फोकस पीस एंड इक्विटेबल अरेंजमेंट पर था, यहाँ सीधा लॉ एंड ऑर्डर। हाँ, एम्फोसिस बिल्कुल अलग है। ये शायद अरुणाचल की स्ट्रैटेजिक लोकेशन, उसकी सेंसिटिव इंटरनेशनल बॉर्डर्स को देखते हुए जरूरी समझा गया होगा। हाँ, बॉर्डर स्टेट है। बिल्कुल। लॉ एंड ऑर्डर वहां नेशनल सिक्योरिटी से भी जुड़ जाता है, लेकिन ये पावर एब्सोल्यूट नहीं है। प्रेसिडेंट के निर्देश पर यह स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म भी हो सकती है। अच्छा। सो इट्स अ कंडीशनल एंड स्पेसिफिक पावर टाइड टू अ पर्टिकुलर कंसर्न which is law and order in a border state. और अरुणाचल विधानसभा में भी मिनिमम 30 सदस्य होंगे, सिक्किम की तरह। हाँ, मिनिमम 30। इसी सीक्वेंस में गोवा का भी जिक्र आता है, आर्टिकल 371I। गोवा, ये 1987 के 56th अमेंडमेंट से आया, जब गोवा को स्टेटहुड मिला, दमन और दीव से अलग होकर। करेक्ट। ये आर्टिकल बस इतना कहता है कि गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली में कम से कम 30 सदस्य होंगे। हाँ, बस इतना ही। गोवा के लिए इस आर्टिकल में कोई और डिटेल्ड स्पेशल प्रोविजन नहीं है, सिवाय मिनिमम असेंबली स्ट्रेंथ के। कोई खास वजह? इसका मतलब ये नहीं कि गोवा की अपनी यूनिक हिस्ट्री या कंसर्न्स नहीं है, बिल्कुल है। उसकी पोर्चुगीज लेगेसी, वहां का कॉमन सिविल कोड वगैरह। हाँ, वो तो है। बस उन्हें इस स्पेसिफिक आर्टिकल 371I के तहत एड्रेस नहीं किया गया है। हो सकता है दूसरे कानूनों या प्रावधानों के जरिए उन्हें प्रोटेक्शन मिली हो, या उस समय ऐसी जरूरत महसूस न की गई हो, जैसी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों या हैदराबाद कर्नाटक के लिए की गई। राइट। और अब इस लिस्ट में आखिरी राज्य कर्नाटक। कर्नाटक, हाँ, आर्टिकल 371J। ये 2012 में 98th अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। ये बाकियों के मुकाबले काफी नया है। हाँ, रिलेटिवली रीसेंट है, और इसका फोकस भी बिल्कुल अलग है। ये किसी खास एथनिक ग्रुप की आइडेंटिटी या लॉ एंड ऑर्डर पर नहीं, तो किस पर है? बल्कि रीजनल डेवलपमेंट पर केंद्रित है। स्पेसिफिकली हैदराबाद कर्नाटक रीजन, जिसे अब कल्याणा कर्नाटका कहा जाता है। हाँ, मैंने पढ़ा था नाम बदला गया है,
इसमें नॉर्थ कर्नाटका के 6 पिछड़े जिले आते हैं: गुलबर्गा, अब कलाबुरागी, बेदर, रायचूर, कोप्पल, यादगीर और बेल्लारी। में से ये मांग थी कि इस रीजनल इम्बैलेंस को एड्रेस किया जाए। तो ये आर्टिकल उसी का नतीजा है। इसके तहत प्रेसिडेंट कर्नाटक के गवर्नर को इस रीजन के डेवलपमेंट के लिए कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप सकते हैं। क्या हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज? इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। पहला, हैदराबाद कर्नाटका रीजन के लिए एक सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड बनाना। हाँ, एक डेडिकेटेड बॉडी जिसका काम ही होगा इस इलाके पर फोकस करना, फंड्स का एलोकेशन देखना, डेवलपमेंट स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना, मॉनिटर करना। जैसे किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बना देते ना, कुछ वैसा ही। अच्छा, दूसरा, ये इंश्योर करना कि इस बोर्ड के काम की रिपोर्ट हर साल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रखी जाए। ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। पता तो चले कि बोर्ड क्या कर रहा है, पैसा कहाँ लग रहा है, नतीजे आ रहे हैं या नहीं। पब्लिक और लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी जरूरी है, वरना ये बॉडीज बस कागजी शेर बनकर रह जाती हैं। सही बात है। तीसरा, इस रीजन के डेवलपमेंट पर होने वाले खर्च के लिए फंड्स का इक्विटेबल एलोकेशन सुनिश्चित करना। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ये पॉइंट रीजनल इम्बैलेंस की जड़ पर चोट करता है। अक्सर होता है कि पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल इलाके ज्यादा रिसोर्सेज खींच ले जाते हैं। हाँ, ये तो होता है। ये प्रोविजन कहता है कि स्टेट बजट से इस पिछड़े इलाके के विकास के लिए उसकी जरूरतों के हिसाब से बराबरी से पैसा मिलना चाहिए। ये गवर्नर की जिम्मेदारी है इसे इंश्योर करना। चौथा, इस रीजन के स्टूडेंट्स के लिए वहां के एजुकेशनल और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में सीटों का रिजर्वेशन। ये सीधा फायदा है लोकल लोगों को। लोकल स्टूडेंट्स को अपने ही इलाके में क्वालिटी एजुकेशन और स्किल ट्रेनिंग के मौके मिले। इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक्स वगैरह में आरक्षण। इससे क्या होगा? इससे माइग्रेशन रुकेगा, बाहर नहीं जाना पड़ेगा पढ़ने, और लोकल टैलेंट डेवलप होगा। जैसे आईआईटीज में अब फीमेल स्टूडेंट्स के लिए सुपरन्यूमेररी सीट्स होती हैं, कुछ वैसा ही टारगेटेड अप्रोच रीजन के लिए। और पांचवा, इस रीजन के लोगों के लिए स्टेट गवर्नमेंट की नौकरियों में आरक्षण जो उस रीजन में हो, रिजर्वेशन इन पोस्ट्स। ये भी बहुत जरूरी है। लोकल लोगों को सरकारी नौकरियों में प्रायोरिटी मिले ताकि उन्हें काम के लिए बाहर ना जाना पड़े। इससे ब्रेन ड्रेन रुकता है, लोकल इकोनॉमी मजबूत होती है और लोगों को लगता है कि विकास में उनकी हिस्सेदारी है, बिलोंगिंगनेस की भावना आती है। तो इसका ओवरऑल मकसद एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाना था जिससे फंड्स सही से एलोकेट हों, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप हों और लोकल लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़े, एजुकेशन और जॉब्स में रिजर्वेशन के जरिए। बेसिकली एक टारगेटेड रीजनल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग मिली है। एग्जैक्टली। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये मांग खुद कर्नाटक से उठी थी। ये कोई केंद्र से थोपा गया प्रोविजन नहीं था। अच्छा। हाँ, राज्य ने खुद मांगा। हाँ, 2010 में कर्नाटक की विधानसभा और विधान परिषद दोनों हाउसेज ने अलग अलग रेजोल्यूशन पास करके केंद्र से इन स्पेशल प्रोविजंस की मांग की थी। राज्य सरकार ने भी इसे सपोर्ट किया था। तो ये दिखाता है कि राज्य खुद अपनी रीजनल डिस्पैरिटीज को पहचान कर उसे एड्रेस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बॉटम अप अप्रोच है एक तरह से। हाँ, बिल्कुल। ये आर्टिकल 371J दिखाता है कि संविधान सिर्फ राइट्स या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स की बात नहीं करता, वो डेवलपमेंट और इक्विटी का भी एक इंस्ट्रूमेंट है। इसका उद्देश्य कर्नाटक के सबसे पिछड़े इलाके के विकास को फास्ट ट्रैक करना, इंक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ावा देना और राज्य के अंदर रीजन्स के बीच की खाई को कम करना था। ये रीजनल इम्बैलेंस को एड्रेस करने का एक कॉन्क्रीट कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन है। और ये दिखाता है कि हमारा संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। हाँ, बिल्कुल, जो बदलती जरूरतों और एस्पिरेशंस को रिस्पॉन्ड करता है, वक्त के साथ इवॉल्व होता है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि भारतीय राजनीति, इंडियन पॉलिटी के चैप्टर 77 स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स पर हमारी आज की चर्चा सुनने वालों को पसंद आई होगी। यूपीएससी विषयों पर ऐसी और गहरी चर्चाओं के लिए द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।